अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो डीजल जनरेटर के इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के हवाले से है, जिसमें हम तमाम इलेक्ट्रिकल के हवाले से जितनी भी एक डीजल जनरेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन या उसकी जो डिवाइसेस लगी होती हैं उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो मैकेनिकल डिज़ाइन के ऊपर थी, क्योंकि एक जो डीजल जनरेटर होता है उसमें दो जो डोमेन्स होते हैं, एक मैकेनिकल डोमेन्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल डोमेन होता है। तो मैकेनिकल डोमेन्स के हवाले से पिछली वीडियो में डिटेल से डिस्कशन की गई थी, और इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिकल के हवाले से जितनी भी जो एसेसरी आती है, जो वर्किंग आती है, जो फंडामेंटल्स आते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स होंगी जो आपकी क्लियर हो जाएंगी, और फ्यूचर में आपको वो एक बेहतरीन जो रहनुमाई फराहम करने का बायस बनेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी जनरेटर में जो कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल के हवाले से जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एसेसरी होती हैं, उस बारे में मैं आपको डिटेल से इस बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं जो जो कंपोनेंट्स की जो लिस्ट है, जो इस स्लाइड में आपके सामने जो आती है, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर पार्ट्स हैं, जो मेजर एसेसरी हैं किसी भी एक जनरेटर्स के अंदर, जो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें आपका कंट्रोल मॉड्यूल होगा, जो एक कंट्रोलर होगा जो तमाम चीज़ों को मैनेज करता है, सेफ्टीज़ को मैनेज करता है, स्टार्टिंग सीक्वेंस को, स्टॉपिंग सीक्वेंस को मैनेज करता है। स्टार्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टॉप करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन और जो पैरामीटर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उन पैरामीटर को डिस्प्ले करने का जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इसके ज़िम्मे होती है। इसके बाद सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, जो कि एक क्रैंक मोटर भी कराती है, स्टार्टिंग का जो काम करती है, जो कि फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होती है। एक डीसी मोटर होती है, हाई टार्क मोटर होती है, जो कि फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होती है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको फ्लाई व्हील के बारे में बेहतर पता होगा, जो कि मैकेनिकल का पार्ट होता है। तो ये मोटर बेसिकली इसको स्टार्ट करवाती है, इसको रोटेट करवाती है, इनिशियल रोटेशन प्रोवाइड करती है, घुमाती है, उस इंजन को घुमाने का बायस बनती है। तो ये इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होता है बेसिकली इसकी वजह से ही आपका इंजन जो होता है वो अपना इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल टार्क है, वो स्टार्ट होता है। एमपीयू होता है, मैग्नेटिक पिकअप यूनिट कहलाते हैं इसको। ये एक स्पीड सेंसर होता है जो कि फ्लाई व्हील के ऊपर ही लगा होता है, आगे डिटेल आएगी इसकी। फीडबैक सेंसर भी कहलाता है ये, जो कि आपके स्पीड कंट्रोलर को, गवर्नर को एक फीडबैक का सिग्नल देता है। एक्चुएटर मोटर होती है जो कि गवर्नर कंट्रोल कर रहा होता है। एक्चुएटर मोटर फ्यूल का जो रैक होता है, फ्यूल की जो सप्लाई होती है उसको कंट्रोल कर रही होती है। ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है एक, जो कि इंजन का ब्रेन भी आप कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन में होता है। ये हर इंजन में नहीं होता, हर जनरेटर्स के अंदर नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक सीरीज़, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं उसके अंदर ईसीएम इंस्टॉल होता है। जो बड़े जेनसेट होते हैं 600 kVA, 700 kVA, आपके 800 kVA के, उनके अंदर ईसीएम हो सकता है। डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल और ब्रांड टू ब्रांड। अल्टरनेटर तमाम जनरेटर्स का मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर आपकी एसी बिजली पैदा होती है, एसी बिजली जनरेट हो रही होती है, वो आपका अल्टरनेटर कहलाता है। और कुछ रिलेज लगी होती हैं जो कि इंटरपोजिंग रिलेज भी होती हैं, आपकी प्रोटेक्शन रिलेज भी हो सकती हैं, आपकी कंट्रोलिंग रिलेज भी होती हैं। एवीआर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जो तमाम जनरेटर्स के अंदर होता है और मेन पार्ट होता है, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। अगर 400 वोल्टेज आपके सिस्टम के हैं तो 400 वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जो आउटपुट टर्मिनल के ऊपर आपको 400 वोल्टेज की सप्लाई फ्राहम करता है। तो ये एक थ्रू एक्साइटेशन कंट्रोल करता है एवीआर। उसके बाद स्टैटिक बैटरी चार्जर है, जो कि आपके जनरेटर्स की बैटरीज को चार्ज करता है, ठीक है। इसलिए एक स्टैटिक बैटरी चार्जर होता है। फिर आपका डायनमो भी होता है, जो छोटा डीसी चार्जर होता है जो बैटरीज को चार्ज कर रहा होता है। दो तरह के चार्जर्स होते हैं। बैटरीज होती हैं जो कि
आपको उसको स्टार्टअप करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। यही बैटरीज जो होती हैं आपके सेल्फ स्टार्टर यानी क्रैंक मोटर को सप्लाई देती हैं फॉर इनिशियल मूवमेंट के लिए। इनिशली जो घुमाने के लिए बैटरी से सप्लाई आती है। OPS एंड WTS होता है, ऑयल प्रेशर सेंसर होता है, और वाटर टेम्परेचर सेंसर होता है, जिसको ऑयल स्टैंडर्ड और वाटर स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। 2 सेंसर्स होते हैं। इसके अलावा भी और सेंसर होते हैं, लेकिन ये मिनिमम 2 रिक्वायर्ड सेंसर्स होते हैं जो कि ऑयल प्रेशर की सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं और वाटर टेम्परेचर की सेफ्टी को मॉनिटर करते हैं और ज़रूरत पड़ने के ऊपर शट डाउन करवाते हैं। ATS AMF पैनल्स, ऑटो ट्रांसफ़र स्विच होता है, ऑटो मेंस फेलियर होता है। ये पैनल्स होते हैं 2 जो कि आपके 2 डुअल सोर्स को, एक कमर्शियल पावर का सोर्स होता है, एक आपका जनरेटर के पावर का सोर्स होता है, और सेंटर में लोड की सप्लाई होती है। तो ये डुअल सोर्स को लोड ट्रांसफ़र करने का बायस करते हैं, लोड A टू लोड B और लोड B टू लोड A अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ब्रेकर ज़रूरी होता है, हर जनरेटर के अंदर एक सर्किट ब्रेकर ज़रूरी होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग के लिए। हर जनरेटर के अंदर एक सर्किट ब्रेकर लाजमी होता है। डिपेंड करता है वो जनरेटर के साइज़ के ऊपर, वो ACBs भी हो सकते हैं, वो MCCBs भी हो सकते हैं, और वो MCB भी हो सकता है। बहुत छोटा जनरेटर होगा तो वो MCB लगा होगा, बड़ा जनरेटर होगा तो MCCB होगा, अगर उससे बड़ा होगा तो फिर वो आपका ACB हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन लगे होते हैं, इसमें वोल्ट, एम्पेयर वगैरह जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं। फ्यूल सोलिनाइड जो इस्तेमाल होता है, जो फ्यूल को ऑपरेट करवाता है। डायोड असेंबली होती है जो कि AVR का एक हिस्सा होता है, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर होता है, और वो एक्साइटेशन की मदद से जो एक्साइटर के अंदर वोल्टेज बनते हैं उसको DC में कन्वर्ट करके मेन रूटर को सप्लाई दे रहे होते हैं। तो ये डायोड असेंबली का काम होता है। इस तरीके से फ्यूल सोलिनाइड आपका फ्यूल को स्टार्टअप करवाता है। फ्यूल पंप के अंदर फ्यूल सोलिनाइड लगा होता है जो कि इनिशियल फ्यूल को ऑन करवाता है। ये मेन पार्ट्स होते हैं एक किसी भी जनरेटर्स के अंदर, चाहे आपका गैस जनरेटर हो या डीजल जनरेटर हो, तो ये मोस्टली तौर पर यही पार्ट्स होते हैं। तो मेन फोकस हमारा डीजल जनरेटर है, तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल के जो डिज़ाइन हवाले से, इलेक्ट्रिकल के जो पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट है, उसके बारे में ये आपकी वीडियो है। मेन सबसे बड़ा पार्ट और सबसे मेन पार्ट किसी भी डीजल जनरेटर के अंदर वो इलेक्ट्रिकल में मेन अल्टरनेटर होता है, जो कि एक मेजर हिस्सा होता है जिसके अंदर आपकी तमाम पावर जनरेशन हो रही होती है, आपकी बिजली जो प्रोड्यूस हो रही होती है इसी हिस्से के अंदर होती है। आपका इंजन के साथ ये कपल किया होता है, और इंजन इसको रोटेट करवाने के लिए, मैकेनिकल फोर्स के लिए इंजन इसके साथ कपल होता है, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ इसके रूटर को रोटेट करवाना होता है एक ख़ास RPM के ऊपर, लाइक 1500 RPM के ऊपर उसको घुमाता है वो। तो ये अल्टरनेटर कहलाता है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट हिस्से होते हैं, आपके 6 मेन हिस्से होते हैं। किसी भी अल्टरनेटर में, किसी भी ब्रांड का कोई भी दुनिया का अल्टरनेटर होगा, उसके अंदर ये मेन 6 पार्ट्स होंगे बेसिकली। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है। आपका सबसे पहले आपका AVR लगा होगा, उसके अंदर एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होगा, फिर उसमें मेन स्टेटर होगा, मेन रूटर होगा, स्टेटर एक्साइटर होगा, रूटर एक्साइटर होगा, और डायोड असेंबली होगी, और बाकी जो उसका कवर होगा ऊपर, जो उसकी हाउसिंग होगी वो होगी। मेन जो हिस्से होते हैं वो आपके ये हिस्से कहलाते हैं, जो कि आपकी पावर जनरेशन, जो उसके अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो उसके अंदर EMF प्रोड्यूस होती है, ये इन 6 हिस्सों की वजह से ही प्रोड्यूस होती है और रेगुलेट होती है। इनमें से कोई भी हिस्सा अगर गैर फाल हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, तो आपकी जो जनरेशन है वो रुक जाती है, आपको आउटपुट के ऊपर वोल्टेज नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन 6 हिस्सों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको समझेंगे तो एक अच्छे ट्रबल शूटर बना जा सकता है, एक फ़ॉल्ट फाइंडर बना जा सकता है, एक फ़ॉल्ट की रेमेडी की जा सकती है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप फॉल्ट को ट्रेस आउट नहीं कर सकते। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि आपको अंदाज़ा होगा, ये मेन स्टेटर है ये, और ये मेन रूटर है आपका, जो उसके अंदर घूमने वाला हिस्सा है, और ये स्टेटर है जो कोर होती है, उसके अंदर आपकी वाइंडिंग होती है। और ऐसे ही आपका ये एक एक्साइटर है, एक स्टेटर एक्साइटर है, एक रूटर एक्साइटर है। ये आपका जो मेन पार्ट्स लगे होते हैं, डायोड असेंबली आपकी लगी होती है इसी के अंदर, ये डायोड ब्रिज लगा होता है। इसको मज़ीद अगर डिटेल से डिस्कस करें तो आपके सामने ये इस तरह का रूटर होता है, जो कि किसी भी अल्टरनेटर के अंदर होता है। इस रूटर को अगर आप गौर से देखें तो आपको एक ये रूटर वाइंड हुआ इसको मेन रूटर, और साथ ही एक छोटा रूटर भी है, ठीक है।
यानी एक शाफ्ट के ऊपर दो बेसिकली कॉइल का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट वन इज द मेन रूटर, ये मेन रूटर है जिसके अंदर आपका हैवी फ्लक्स प्रोड्यूस होना होता है। यानी इस रूटर को जब डीसी सप्लाई मिलती है, हाई करंट मिलता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है ये वाला रूटर। और जो छोटा रूटर है ये बेसिकली आपका रूटर एक्साइटर है, यानी इस रूटर के अंदर एसी बिजली बनती है और आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, जो इसकी बिजली जैसे ही बनती है तो वो डीसी में कन्वर्ट करके इसको सप्लाई देता है मेन रूटर को। तो मेन रूटर में हैवी फ्लक्स बनता है, तो ये रूटर एक्साइटेड है, यानी ये एक्साइट करवाता है मेन रूटर को, और मेन रूटर में फ्लक्स बनता है तो स्टेटर के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये मेन हिस्सा है आपके रूटर, आपके अल्टरनेटर का, जिसको हम रूटर कहते हैं। और उसी शाफ्ट के ऊपर रूटर एक्साइटर भी जो है वो फिक्स्ड हुआ होता है, और उसके साथ आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा होता है, इसको डायोड असेंबली भी कहते हैं। ये आपका मेन स्टेटर है। इस मेन स्टेटर के अंदर वो रूटर को रखा जाता है, यानी वो रूटर जो होता है वो इस मेन स्टेटर के अंदर प्लेस किया जाता है, और उसी के साथ जो है वो आपकी हाउसिंग होती है, इसको स्टेटर एक्साइटर कहते हैं। यानी ये स्टेटर एक्साइटर कवर करता है आपकी, अगर पिछली में देखें तो रूटर एक्साइटर, यानी इस रूटर एक्साइटर के ये रूटर एक्साइटर जिसके अंदर रोटेट करेगा वो स्टेटर एक्साइटर होगा, इसके अंदर वो घूमता है और इस वाले हिस्से में आपका मेन रूटर रोटेट करता है। ठीक है, तो ये दो मेन पार्ट है, यानी एक दो रूटर होते हैं, दो ही स्टेटर होते हैं। एक मेन रूटर है, मेन स्टेटर, एक स्टेटर एक्साइटर और एक रूटर एक्साइटर। तो ये आपका इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आप देखेंगे तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं 250 kVA से लेकर आपको 400 kVA तक की जो असेंबली है, उसमें अगर मेन कंपोनेंट की मैं बात करूं तो मेन रूटर असेंबली है वो आपके सामने। अगर ये मेन शाफ्ट है आपकी, यानी इस शाफ्ट की मैं बात कर रहा था कि इसी शाफ्ट के ऊपर क्या होगा। इस शाफ्ट के ऊपर आपका ये एक फ़ैन आता है बेसिकली, जो कूलिंग का काम करता है। डेफिनेटली वाइंडिंग के अंदर जब आपका वो कूलिंग का सिलसिला हो रहा होता है तो वो कूलिंग के हवाले से शाफ्ट, ये मेन शाफ्ट है, जो जैसा कि मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में इसको बताने की कोशिश की थी, किसी शाफ्ट के ऊपर आपका ये एक फ़ैन लगा होता है जो उसके कूलिंग का काम करता है। जब घूमेगा तो ये फ़ैन भी साथ ही घूमता है और उसको कूल करने का जो काम है वो कर रहा होता था कि वाइंडिंग के अंदर जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही होती है उस हीट को जो एलिमिनेट करता है। ये आपका मेन रूटर जो वाइंडिंग आती है, ये इसी शाफ्ट के ऊपर मेन रूटर की वाइंडिंग आ जाती है। ठीक है, यानी इस शाफ्ट के ऊपर आपकी एक फ़ैन आ गया, एक मेन रूटर की वाइंडिंग आ जाती है, और ये डायोड आपके रेक्टिफायर आ गए। ये 6 डायोड्स लगे होते हैं, और ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव की वायर, इसी मेन रूटर को सिर्फ 2 तारें कनेक्ट होती हैं जो कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी सप्लाई मिलती है, और उसके अंदर एनर्जाइज होता है और एक्साइट होता है, इसकी फील्ड बनती है। ठीक है, तो ये इसी रूटर के ऊपर ये दूसरा आपका रूटर एक्साइटर आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से फिट होता है, इसके साथ रूटर एक्साइटर होता है, यानी एक ही शाफ्ट के ऊपर मेन रूटर आ गया और फिर रूटर एक्साइटर आ गया, उसके साथ डायोड असेंबली लगी होती है। ये आपका उसका बेरिंग लग जाता है। ठीक है, और जो बेरिंग रोटेशनल होता है, ये रोटेट करना होता है, तो जो इसके साथ बेरिंग भी लगे होते हैं, बेरिंग कार्ट्रिज और बेरिंग लगे होते हैं इसके साथ। ये आपका पीएमजी रूटर है। पीएमजी जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है, ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है। बाकी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए जाते हैं फ्लक्स बनाने के लिए, लेकिन ये पीएमजी जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट होता है। ये तमाम अल्टरनेटर्स में नहीं होता। ये 500 से 600 700 kVA के बाद के जो अल्टरनेटर आते हैं उसके अंदर पीएमजी आपको मोस्टली तौर पर मिलता है। ये भी एक एक्साइटर होता है, एक एक्स्ट्रा एक्साइटर होता है। ठीक है, यानी जो काम जो ये रूटर एक्साइटर कर रहा है ये भी एक एक्स्ट्रा काम करता है, जो कि एवीआर को एक सेपरेटली बूस्टेड कर रहा होता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है ये पीएमजी, क्योंकि जब साइज़ बड़ा होता है तो टार्क लोड भी, बड़े जनरेटर के ऊपर टार्क लोड का इशू होता है, तो टार्क लोड को जो रेक्टिफाई करने के लिए, उसकी रेमेडी करने के लिए, टार्क लोड जो होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो ये पीएमजी है, एक ड्यूअल बैकअप सपोर्ट मिलती है एवीआर को। आगे जब मैं एवीआर का बताऊंगा तो आपको मेन मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आगे वाली स्लाइड में कि पीएमजी का असल रोल क्या होता है। तो अभी ये एक शाफ्ट के ऊपर आपके ये चीज़ें इस तरीके से प्लेस्ड होती हैं। ये आपकी कपलिंग प्लेट लग जाती है, यानी ये वो जो प्लेट है जो कपल आपकी जो असेंबलिंग कपल करते हैं जो इंजन के साथ, वो आपकी प्लेट थी जो कपल की जाती है। ठीक है,
ये आपका एक्साइटर स्टेटर भी उसके ऊपर आ गया, ये आपका मेन स्टेटर भी उसके ऊपर आ जाता है। इस तरीके से आपकी फिटिंग हो जाती है। और ये आपका मेन स्टेटर है, यानी इसके अंदर वो रूटर प्लेस होता है बेसिकली। और ये वायर, इसकी वायर 3 फेज़ और न्यूट्रल की दो वायर्स, आपकी हर फेज़ की दो वायर्स बाहर निकल रही हैं और आपकी न्यूट्रल की एक तार निकलती है। तो ये आपकी आउटपुट के ऊपर आपको यहाँ पर 3 फेज़ 4 वायर का सिस्टम स्टार में कनेक्शन में सप्लाई मिलती है आपको 400 वोल्ट और 230 वोल्ट सिंगल फेज़, और फेज़ टू फेज़ 400 वोल्ट आपको मिलते हैं। ये इस तरीके से कवर अप हो जाता है। ये ऊपर उसकी हाउसिंग है, ठीक है। और मेन जो स्टेटर के ऊपर इस तरीके से हाउसिंग आ जाती है और इस तरीके से आपके सामने ये रूटर उसके अंदर चला जाता है। रूटर जो है वो प्लेस्ड हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से जो रूटर है उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है। ये इंसर्ट हो गया मेन स्टेटर के अंदर। फ़ैन आपका यहाँ पर आ जाता है और कूलिंग का काम करता है। और फ़ैन के ऊपर ये कवर प्लेट जो आता है, ये कवरिंग प्लेट इसके ऊपर आ जाती है। और ये इसकी आउटपुट जो टर्मिनल्स हैं ये आपके बाहर आ जाते हैं टर्मिनल। यहाँ पर आप इसका कनेक्शन बॉक्स होता है जहाँ पर एक बस बार लगी होती है और कुछ सीटीज़ लगी होती हैं, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है। ये आपकी हाउसिंग चली गई है जो पीएमजी के ऊपर चली गई, एक्साइटर की स्टेटर, ठीक है। जो हाउसिंग थी वो आपकी जो स्टेटर एक्साइटर की हाउसिंग थी जो उसके ऊपर लग जाती है। यहाँ पर आपका पीएमजी की जो वाइंडिंग है वो इंस्टॉल हो जाती है। ये आपका कनेक्शन बॉक्स आ जाता है ऊपर, 3 रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल, यानी L1 L2 L3 और न्यूट्रल के कनेक्शन आपके पास आ जाते हैं बस बार के ऊपर। ये आपका AVR इंस्टॉल हो गया हुआ है जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करता है थ्रू कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये उस ऊपर कवर अप हो जाता है। ये आपका अल्टरनेटर क्लोज हो जाता है। ये एक अल्टरनेटर की कंप्लीट असेंबली, अल्टरनेटर का डिज़ाइन, अल्टरनेटर का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल जाए। बोल्टेड होने के बाद क्लोज हो जाता है और ये आपका अल्टरनेटर कंप्लीट बॉक्स अप हो जाता है। ये आपकी एयर फ्लो, वेंटिलेशन और कूलिंग का जो काम देता है। ये अगर कंपोनेंट असेंबली की मैं बात करूं तो आपकी दोबारा से ये अगर उसी तरीके का ये रिव्यू राइट बैक आपको नज़र आ रहा है। एक डिफरेंट अल्टरनेटर का स्ट्रक्चर है तो आप उस हिसाब से आपको एक दोबारा रिव्यू मिलता है। फैन, मेन रूटर, मेन स्टेटर, एक्साइटर रूटर, एक्साइटर, बैरिंग, शाफ्ट, पीएमजी रूटर, उसके बाद ये की लग जाती है और ये आपके हाउसिंग, ये फ़ैन, ये कपलिंग प्लेट जो कि कपल होती है आपके इंजन के साथ, जो कपलिंग डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी फिटिंग हो जाती है। ये आपका कंप्लीट जो है वो एक मेन जो रूटर का जो कंप्लीट अल्टरनेटर के बारे में है। लिफ्टिंग होल्स होते हैं इसको उठाने के लिए, तो किस तरीके से आप लिफ्ट किया जाता है उसके बारे में है। ये इसकी कुछ डैम्पर वाइंडिंग्स होती हैं जो कि इसको डैम्पर वाइंडिंग भी की जाती है आप लिफ्टिंग के हवाले से। ये उसका स्ट्रक्चर है बेसिकली। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको उसका स्ट्रक्चर की जो ख़ासियत है, ये फिटिंग हो रही है सारे अल्टरनेटर की, ठीक है। ये इस तरीके से क्लोज अप हो जाता है। डिफरेंट अल्टरनेटर्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो तमाम का सेम है। कंपोनेंट होते हैं वो तमाम में सेम होते हैं, इसके अलावा कोई और कंपोनेंट नहीं होते। सिमिलरली ऐसे ही ये साइड में थोड़ा सा बड़ा है तो ये बस बार आपकी आ गई है, ये न्यूट्रल की बस बार आ गई, ये रेड येलो ब्लू 3 बस बार आपको नज़र आती है। यहाँ पर आप अपने कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं, UV W, यानी L1 L2 L3, और ये न्यूट्रल की बस बार आपके सामने आती है, रेड येलो ब्लू। ये कवर आपको क्लोज हो जाता है। यहाँ पर आप एक अपनी जो सर्किट ब्रेकर लगा, इसकी केबल निकलेंगी सर्किट ब्रेकर में, सर्किट ब्रेकर से होते हुए आप वो अपनी बस बार पे या लोड की तरफ वो वाली केबल्स लगा सकते हैं। तो ये तो अल्टरनेटर का था कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन कंप्लीटली। अब मैं बात करूँगा AVR क्या करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। किसी भी अल्टरनेटर के अंदर वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होना ज़रूरी होता है और वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए एक्साइटेशन सिस्टम को रेगुलेट किया जाता है। तो AVR क्या करता है, ये एक्साइटेशन जो आपका स्टेटर एक्साइटर है ये उसको इनिशियल सप्लाई देकर स्टेटर एक्साइटर में फ्लक्स बनाता है। तो स्टेटर एक्साइटर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो जब रूटर एक्साइटर होता है, जब उसमें वो फ्लक्स इंटरफेयर करता है तो उस रूटर एक्साइटर में वोल्टेज पैदा होने शुरू होते हैं और वही वोल्टेज AC वोल्टेज डायोड्स की मदद से DC में कन्वर्ट होकर आगे मेन रूटर को जाते हैं। तो ये इसको फीडबैक सप्लाई मिलती है।
मेन स्टेटर से इसको एक फीडबैक इनपुट मिलती है और ये उसी हिसाब से आउटपुट आगे स्टेटर एक्साइटर को दे रहा होता है। तो यानी जब 400 वोल्ट पूरे होते हैं तो वहाँ पर अपनी ये सप्लाई रोक लेता है, यानी जो भी हमारा डिज़ायर्ड लेवल होगा वोल्टेज का ये उसको मेंटेन रखता है थ्रू द प्रॉपर एक्साइटेशन सिस्टम के। मेन काम ये AVR का करता है। और डायोड मैंने बताया आपको, ये AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। जो रूटर एक्साइटर में जो AC सप्लाई बनती है उसको DC में कन्वर्ट करके मेन रूटर को सप्लाई देते हैं। तो ये डायोड्स जिसको ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं और ये AC को DC में कन्वर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। स्टार्टर मोटर जिसको क्रैंकिंग भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका जो फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होती है, और ये अगर आप देखें इसका जो पिनियन होता है ये गरारी होती है, ये फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होती है और ये इनिशियल टार्क देता है, उसको घुमाता है। यहाँ पर आपको इस सप्लाई मिलती है, यहाँ पर आपके बैटरी टर्मिनल लगाए जाते हैं, इसको आपको सप्लाई मिलती है और ये आपकी इनिशियल उसको घुमाता है। जैसे ही वो अपने 20 हर्ट्ज़ के ऊपर पहुँचता है, एक सर्टन स्पीड के ऊपर वो पहुँचता है, तो 600 RPM के ऊपर तकरीबन, तो ये जो पिनियन है ये डिसएंगेज हो जाता है, यानी ये पीछे चला जाता है। तो ये उसको सिर्फ रोटेशनल स्पीड देनी होती है, उसको घुमाना होता है इसको, ठीक है। तो ये घुमाने के लिए सेल्फ स्टार्टर भी कहते हैं, स्टार्टर मोटर भी कहते हैं, क्रैंकिंग मोटर भी कहते हैं। तो ये तमाम जनरेटर्स का बुनियादी जुज़ होता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो आपका जनरेटर नहीं स्टार्ट हो सकेगा, क्योंकि जनरेटर एक ऐसी जो ऑन रोड तो मशीन है नहीं, वो तो ऑफ रोड मशीन होती है। तो आप इसको धक्का या पुश करके इसको स्टार्ट नहीं करवा सकते। तो ये एक इनिशियल स्टार्टिंग फोर्स देने के लिए ये मोटर जो होती है उसको लगाया जाता है, इसको सेल्फ स्टार्टर मोटर कहलाते हैं। ये इसका इनसाइड प्लंजर होता है, ये इसकी सोलेनाइड है, इनिशियल जो स्टार्टअप सप्लाई मिलती है। ये वो पिनियन होता है जो कि मेन फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट होता है, उसको रोटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ से इसको मेन फोर्स मिलती है, मेन टार्क मिलता है एक इस मोटर को। मोटर ही होती है बेसिकली ये, और ये सप्लाई देती है इस तरीके से। Another part of the alternator battery charger, this is the Dynamo charger। एक्चुअली एक छोटा AC जनरेटर होता है जो कि उसी फैन बेल्ट के साथ एक पुली के साथ ही, मेन पुली के साथ लगा होता है और ये बेल्ट के साथ कनेक्टेड होता है। उसके साथ कनेक्ट होके ये सप्लाई फ्राहम करता है और ये चार्जिंग करता है बैटरी की। बेसिकली बैटरी को चार्जिंग का काम ये करता है, यानी जब जनरेटर चलता है तो साथ में ये भी घूमता है और ये कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर जो DC सर्किट लगा होता है, डायोड्स लगे होते हैं और ये वही सप्लाई आगे निकाल के बैटरी को सप्लाई दे रहा होता है, ताकि जब बैटरी भी चार्ज होती रहे साथ साथ। तो इसको हम अल्टरनेटर का जो डायनेमो चार्जर कहते हैं, DC बैटरी चार्जर भी कहा जाता है। ये तमाम जनरेटर्स के अंदर ये बिल्ट इन होता है, ठीक है। ये छोटा जनरेटर ही होता है एक तरह का जो कि अच्छा। इसके बाद जो है आपका MPU है, जो कि मैग्नेटिक पिकअप यूनिट होता है। ये एक छोटा सा मैग्नेटिक चिप लगी होती है और ये फ्लाई व्हील के आगे कनेक्ट होता है और ये कुछ वोल्टेज जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द RPM। जितने RPM के साथ आपका फ्लाई व्हील घूमता है उसके जो टीथ होते हैं, तो जो टीथ जो दंदाने भी कहलाते हैं, वो दंदाने इसके आगे से गुजरते हैं जितनी स्पीड के साथ, तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होते हैं इस आउटपुट के ऊपर। AC वोल्ट 3 से 5 वोल्ट जनरेट होते हैं। तो ये उस वोल्टेज का रेफरेंस बेसिकली डिसाइड कर रहा होता है कितने RPM है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर 1500 RPM के ऊपर 3 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, तो ये 3 वोल्ट जिस सिस्टम में जाएंगे तो वो सिस्टम समझेगा कि 3 वोल्ट का मतलब है 1500 RPM। तो ये गवर्नर कार्ड को जा रहे होते हैं बेसिकली, तो वो उतनी ज़्यादा फ्यूल खोलता है फिर। तो एक फीडबैक है जिससे उस गवर्नर को, उस फ्यूल कंट्रोल सिस्टम को, स्पीड कंट्रोल सिस्टम को ये पता चलेगा कि जो जनरेटर्स है, जो इंजन है, उसके RPM कितने हो चुके हैं, तो मुझे कितना फ्यूल खोलना है। तो ये वोल्टेज कम ज़्यादा होने से वो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा समझता है। तो अगर स्पीड कम हो रही है तो मज़ीद फ्यूल खोल के उसकी स्पीड को रेगुलेट करता है। जैसे AVR जो होता है वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है और गवर्नर कार्ड होता है, स्पीड कंट्रोल होता है, वो स्पीड को रेगुलेट करता है। ये उसकी एक फीडबैक सेंसर के तौर पे काम करता है, इसको MPU कहते हैं। इसी से एक्चुएटर, ये तमाम जनरेटर्स का तो पार्ट्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली जनरेटर्स के ऊपर लगा होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकल का हिस्सा होता है, जो आपका जिनके साथ आपका गवर्नर कार्ड लगा होगा वहाँ पर एक्चुएटर लाजमी होता है। जहाँ पर आपका ECM लगा होगा, ECU लगा होगा, वहाँ पर एक्चुएटर कार्ड नहीं होता, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन होते हैं। ये आपका मैकेनिकल इंजन कहलाता है, फ्यूल सिस्टम। बट द गवर्नर कार्ड इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो गवर्नर कार्ड इलेक्ट्रॉनिकल आएगा, लेकिन इंजन का फ्यूल सिस्टम जो होगा वो मैकेनिकल कहलाएगा। तो ये एक्चुएटर एक लीवर लगा होगा जो कि आपके
उसके फ्यूल का जो रैक होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उससे फ्यूल लीवर को अप डाउन कम ज़्यादा करता है। उसी इनपुट की बेस पे इसको कंट्रोल करता है गवर्नर कार्ड। गवर्नर कार्ड इसको सप्लाई देता है और ये फीडबैक वापस गवर्नर कार्ड में जा रहा होता है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, गवर्नर कार्ड, एक्चुएटर और एमपीयू, जो कि चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, आपकी फ्यूल को, आपकी स्पीड को, और जो टार्क वगैरह आता है, जितना फ्यूल कम ज़्यादा करने के लिए इसी के डोमेन में ये चीज़ आती हैं। तो इंजन गवर्नर का जो मेन काम होता है वो स्पीड को रेगुलेट करता है थ्रू फ्यूल कंट्रोल सिस्टम। तो जितना ज़्यादा फ्यूल जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, उतनी ज़्यादा आरपीएम होते हैं। तो जितना टार्क चाहिए, जितना लोड के हिसाब से, जब लोड आता है किसी भी इंजन के ऊपर तो उसके आरपीएम कम होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फिनोमिना है ना, वंस यू पुश द लोड टू एनी मशीन, एनी इंजन, तो अपने उसके आरपीएम डाउन होने की कोशिश करते हैं, फोर्स आती है उसके ऊपर। तो जब आरपीएम डाउन होंगे तो डेफिनेटली उसको आरपीएम मेंटेन करने के लिए और फ्यूल चाहिए होगा। तो ये उसका फ्यूल, उस हिसाब से उसका फ्यूल को ऑपरेट करवाता है थ्रू एक्चुएटर कार्ड के। ये डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नर्स, इसमें वुडवर्ड है आपका, डेटाकॉम का है, जीएसी का है, कॉमिक्स का, ये डिफरेंट गवर्नर्स होते हैं मार्केट में, जो कि डिफरेंट इंजन के साथ कंट्रोल होते हैं, इंजन के साथ लगे होते हैं। तो तमाम गवर्नर्स का काम जो होता है वो यही होता है। बाकी इसके अलावा कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं, गेन, स्टेबिलिटी, और वो सेटिंग्स हम इसके ऊपर कुछ पोटेंशियोमीटर्स लगे होते हैं, हम उस पोटेंशियोमीटर को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये फ्लाई व्हील, दैट इज़ अ फ्लाई व्हील, एंड दिस वन इज़ द मैग्नेटिक पिकअप यूनिट एमपीयू, एंड दिस इज आर द टीथ ऑफ द फ्लाई व्हील्स। ठीक है, इन टीथ की वजह से जब ये टीथ रोटेट करते हैं तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज बनते हैं। ये वोल्टेज आपके गवर्नर कार्ड को यहाँ पर वो फीडबैक देता है। 3 वोल्ट का मतलब फॉर एग्जांपल 1500 आरपीएम, अगर 1.5 volt, if this governor will receive the 1.5 volt, then definitely it's mean the RPM is the 750 RPM। तो उसी के हिसाब से 3 वोल्ट को 1500 के ऊपर आप डिवाइड करके तो आपके पास वो रेशो आ जाती है। तो उसी हिसाब से ये गवर्नर फीडबैक ले रहा होता है। फिर आगे ये आपके एक्चुएटर को कंट्रोल कर रहा होता है, फ्यूल पंप को कंट्रोल कर रहा होता है, आपके इंजन की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो ये एक सिंपल सी एक ब्लॉक डायग्राम समझ लें जिससे आपको गवर्नर का कार्ड का पता चल जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं बेसिकली, आपका इंजन एक्चुएटर है, आपका इंजन गवर्नर है, आपका इंजन एमपीयू है। तो ये मेन काम आपका फ्यूल को कंट्रोल करने का काम आता है। फ्यूल सोलेनाइड इनिशियल जो फ्यूल को ऑन करवाता है, तो इनिशियली ये फ्यूल सोलेनाइड लगा होता है जो कि फ्यूल को ऑन करवाता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। तो जो भी कंट्रोलर्स मॉड्यूल्स होते हैं वो इसी को सप्लाई देते हैं जिससे फ्यूल ऑन होता है। उसके बाद क्रैंकिंग लगती है और जेनसेट स्टार्ट हो जाता है, यानी पहले फ्यूल ऑन होगा फिर सेल्फ स्टार्टर मोटर घूमेगी। ऑयल प्रेशर सेंडर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ऑयल प्रेशर यूनिट, ये 3 नाम होते हैं इसके। ये आपका ऑयल प्रेशर मॉनिटर करता है, इंजन का ऑयल प्रेशर। तो ये ज़रूरत पड़ने पर उसको ट्रिप भी करवाता है। ठीक है, तो ये इंजन के ब्लॉक के ऊपर लगा होता है जहाँ पर ऑयल गैलरी होती है, वहाँ से ऑयल जिस प्रेशर से आता है ये इसका हेड होता है, यहाँ से ये प्रेशर मेजर करता है और यहाँ पर अपनी आउटपुट देता है। रेजिस्टेंस सेंसर होता है, ओहमिक वैल्यू चेंज होती है यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस चेंज होने से पता चलता है कि इसकी जो ऑयल प्रेशर कम है, तो ये ऑयल सेंसर कहलाता है। ऐसे ही ये टेम्परेचर यूनिट है जो कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, टेम्परेचर सेंडर यूनिट भी कहते हैं। ये भी रेजिस्टेंस बेस होता है, ओहमिक वैल्यू होती है यहाँ पे, आउटपुट टर्मिनल पे वो चेंज होती है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो मॉनिटर कर रहा होता है। ये वाटर गैलरी में लगा होता है जो वाटर को मॉनिटर करता है। ये कंट्रोलर्स हैं, डिफरेंट कंट्रोलर्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू फीचर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये मेन डिस्प्ले करवाते हैं, तमाम सेफ्टीज़, प्रोटेक्शन, तमाम सेंसर्स की जो इनपुट्स हैं ये इसी में आ रही होती हैं। फ्यूल सोलेनाइड को भी ये भी आउटपुट दे रहा होता है, एमपीयू की भी इनपुट इसी में आ रही होती है, और ऐसे ही तमाम सेंसर्स की जो इनपुट हैं वो भी इसी में आ रही होती हैं। तो ये तमाम जो काम ये ब्रूवे कार लाता है। ब्रेकर्स, तो सबको पता है ब्रेकर एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि आपकी सर्किट को ओवरलोडिंग के और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है। तो छोटे जनरेटर में आपका एमसीबीज़ लगते हैं, बड़ों में आपके एमसीसीबीज़ लगते हैं, और फिर एसीबीज़ भी लगते हैं जो बड़े जनसेट होते हैं। डिपेंड करता है साइज़ और रेटिंग के ऊपर, आपके लोड के ऊपर। ये आपका एसीबीज़ हैं,
ठीक है। एयर सर्किट ब्रेकर कहलाता है आपका जो 800 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर से ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं एयर सर्किट ब्रेकर को। तो ये डिफरेंट मॉडल डिफरेंट ब्रांड के हिसाब से डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनको इंतखाब किया जा सकता है। सीटीज़ लगी होती हैं जनरेटर के अंदर, करंट ट्रांसफार्मर होता है जो कि सीटीज़ करंट को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये भी लाजमी जुज़ है। जब भी आपने एम्पेयर्स मेजर करने हैं तो करंट मेजर करना है तो आपको सीटी चाहिए होता है। तो सीटीज़ भी बिल्ट इन हर अल्टरनेटर के अंदर बॉक्स में सीटी इंस्टॉल्ड होते हैं। इस तरह के डिफरेंट सीटीज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू लोड। इसकी रेटिंग के हिसाब से आप इसकी जो सेकेंडरी करंट होती है वो 5 एम्पेयर होता है, प्राइमरी इसकी डिपेंड करता है कितने एम्पेयर की आप लगाएंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी सीटीज़ को चूज़ करते हैं लोड के हिसाब से। फिर ATS AMF पैनल्स हैं, डिफरेंट मिलते हैं। एक लोड से दूसरे लोड में कन्वर्ट करने के लिए पैनल्स होते हैं। कमर्शियल पावर से जेनसेट और जेनसेट से वापस कमर्शियल पावर की तरफ आपका जो लोड ट्रांसफ़र करते हैं वो ATS और AMF पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं। उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट फीचर्स होते हैं। इसके लिए एक अलग पूरी वीडियो है ATS AMF पैनल के अंदर, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ATS AMF पैनल के हवाले से। ये इस तरह के दो सोर्स 1 सोर्स 2, सोर्स 1 आपका कमर्शियल पावर हो सकता है, सोर्स 2 आपका जेनसेट हो सकता है। तो आपका अगर लोड को सप्लाई किसी एक सोर्स से मिल सकती है। ठीक है, ये आपका कंट्रोलर्स होते हैं जो कि आपको ब्रेकर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि दो सोर्स में से आपका एक ATS मॉड्यूल कंट्रोलर होता है जो दोनों ब्रेकर्स को कॉन्टैक्टर्स को क्लोज कर रहा होता है। ये एक सीक्वेंस अगर आप देखें तो ये आपका जनरेटर है, ये आपकी कमर्शियल पावर है, ये लाइट ऑफ हो गई और ये आपकी लाइट चल रही है। तो अब आपका जो क्रिटिकल लोड होगा ये रेड पे, रेड का मीन है आपका लाइव लोड, ये जेनसेट है आपका। ठीक है, इधर से सप्लाई आपको मिल रही है तो ये आपकी लोड ऑन हो चुका है। इस वक्त आपकी जो सप्लाई है वो इस वक्त आपकी जेनसेट के ऊपर सप्लाई चल रही है। ठीक है, और कमर्शियल पावर आपकी डेड है, ब्लैकआउट हुआ है। ब्लैकआउट की वजह से आपकी लोड पे सप्लाई चल रही है। अब ब्लैकआउट वापस आ गया हुआ है, लोड कमर्शियल पावर ऑन हो चुकी हुई। तो अब ये आपका जो ATS है ये लोड शिफ्ट कर देगा कमर्शियल पावर की तरफ, टुवर्ड कमर्शियल पावर लोड विल बी शिफ्ट। तो आपकी ये लोड शिफ्ट हो चुका हुआ है टुवर्ड कमर्शियल पावर और आपका जेनसेट जो है वो ऑफ हो चुका हुआ है अभी आपका। तो ये दो सोर्स का कॉन्सेप्ट है, सोर्स 1 से सोर्स 2 की तरफ सप्लाई देने के लिए। ऐसे इंजन ECU है। ECU इलेक्ट्रॉनिक इंजन का एक हिस्सा होता है, मेन ब्रेन होता है। तमाम सेंसर्स की इनपुट, तमाम इंजेक्टरों का कंट्रोल वो ECM के थ्रू चल रहा होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन है उसके अंदर ये ECMs लगे होते हैं जो कि तमाम चीज़ों को तमाम सेंसर्स की मदद से मॉनिटर और कंट्रोल कर रहा होता है। तो हर इलेक्ट्रॉनिक इंजन के अंदर ECM होता है जो कि इंजन के इंजेक्टर्स, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, उसके सेंसर्स, टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, तमाम तरह के सेंसर जो होते हैं वो उसके साथ इंटैक्ट होते हैं। ये इसकी एक डायग्राम है जो इसका समझने में आसानी है। बैटरी की सप्लाई, सेंसर्स और सारी चीज़ों ECU की तरफ ही जा रही होती हैं। तमाम कंट्रोल ECU के पास होता है। ये भी ऐसे ही है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग ज़रूरी होती है हर जनरेटर्स के लिए। हम 2 पिट भी बनाते हैं, 4 पिट भी बना सकते हैं, 8 पिट भी बना सकते हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए और मशीन प्रोटेक्शन के लिए। दोनों प्रोटेक्शन के लिए हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस इंजन में आप देखेंगे तो ये आपको अर्थिंग हुई हुई नज़र आ रही है। तो इस जेन सेट के लिए कम से कम आप 4 पिट बनाएंगे। कम से कम 2 इसकी बॉडी की अर्थिंग होगी और 2 इसकी न्यूट्रल की अर्थिंग होगी। सेपरेट 4 अर्थ पिट बनाई जाएंगी। आप इसको 6 अर्थ पिट भी बना सकते हैं फॉर द सेफ, और सेफ्टी हो जाएगी आपकी। तो छोटा जेन सेट उसके लिए आप मिनिमम 2 पिट बनाएंगे, एक बॉडी के लिए जिसके बॉडी अर्थ करते हैं और एक आप उसकी न्यूट्रल को अर्थ करते हैं। ठीक है, ये एक प्रोटेक्शन है अर्थिंग की। अर्थिंग के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बैटरीज हैं जो इनिशियल स्टार्टअप देने के लिए स्टार्ट करवाती है, जो कि सेल्फ स्टार्टर मोटर को सप्लाई बैटरी से मिलती है। तो ये बैटरीज आपकी हेल्दी होंगी तो जनरेटर स्टार्ट होगा, बैटरी डेड होंगी तो आपकी जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये स्टार्टिंग पावर देने के लिए होती हैं उस सेल्फ स्टार्टर मोटर को, DC मोटर को। ये बैटरी चार्जर है। एक डायनेमो चार्जर होता है जो जनरेटर के ऊपर लगा होता है। जब जनरेटर चलता है तो वो चार्जिंग करता है और जब जनरेटर बंद होता है तो ये चार्जर जो है बैटरी को चार्ज करता है। कुछ जगह पर जनरेटर हर वक्त नहीं चलते। जेनसेट अगर 3 दिन बाद चलना है, 4 दिन बाद चलना है या लॉन्ग टाइम के बाद चलना है तो ये बैटरी को मेंटेन रखते हैं चार्जर। ये कमर्शियल पावर से ऑन होते हैं, वहीं से ये उसको चार्ज कर रहे होते हैं। एमरजेंसी पुश बटन्स हैं
जो एमरजेंसी रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एमरजेंसी पुश बटन को एमरजेंसी पुश रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट गेजेस हैं जिसमें आरपीएम, आपके बार, ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर, जिसके इंस्ट्रूमेंटेशन कहलाते हैं, ये आपके डिजिटल एनालॉग दोनों तरह की हो सकती हैं, ये भी इंस्टॉल्ड होती हैं। उसके बाद लोड बैंक है, एक स्टैटिक लोड बैंक होता है, इसमें हीटर्स या रजिस्टर्स हो सकते हैं जो कि जेनसेट का लोड टेस्ट करने के लिए होता है। एट साइट नए जेनसेट का या ओवरहाल जेनसेट का लोड टेस्ट करने के लिए लोड बैंक होता है। डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन था किसी भी जेनसेट का, डीजल जनरेटर्स का, गैस जनरेटर्स का, तमाम चीज़ें इसके अंदर कवर हुई हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप कुछ पूछना चाहें तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।